नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कुंवर नारायण और उनकी कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम। कुंवर नारायण की दो कविताएं पाठ्यपुस्तक में शामिल हैं। पहली कविता का शीर्षक है कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। ये दोनों कविताएं एनसीईआरटी की कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित हैं। इन कविताओं से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर विवेक निराला। डॉक्टर विवेक निराला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के एक महाविद्यालय में हिंदी अध्यापन कार्य कर रहे हैं। भाषा साहित्य के गंभीर अध्येता हैं और एक कवि भी हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अंगद तिवारी। डॉक्टर अंगद तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरबिंदो कॉलेज में हिंदी अध्यापन कर रहे हैं। भाषा साहित्य में उनकी गहरी रुचि है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। साथियों नमस्कार। आज हम नई कविता आंदोलन के महत्वपूर्ण कवि कुंवर नारायण की कविताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। कुंवर नारायण नागर संवेदना के कवि थे। इनके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विवेक निराला। डॉक्टर निराला, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर निराला, कविताओं पर चर्चा करने से पहले यदि आप कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय दे दें तो पाठ से जुड़ने में विद्यार्थियों को बड़ी आसानी होगी। जी डॉक्टर साहब, कुंवर नारायण फैजाबाद में जन्मे। कुंवर नारायण का व्यक्तित्व कैसे बनता है, इसके अनेक आयाम हैं। जी। उनकी दिलचस्पी वह साहित्य के साथ साथ संगीत, नाटक और कला के जो और दूसरे रूप हैं उन सब में रही है। सबसे पहले नई कविता से जुड़े हिंदी के बड़े कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने जो तीसरा सप्तक संपादित किया 1959 में, जी। उसके महत्वपूर्ण कवि के रूप में उभर कर कुंवर जी सामने आते हैं। आप देखें तो कुंवर नारायण मिथक और इतिहास के एक बड़े कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। सामान्यतः आप देखें तो उनके काव्य में पूरी भारतीय परंपरा है और उस भारतीय परंपरा का वो विस्तार भी करते हैं। इसीलिए वो कई बार मिथकों और इतिहास की ओर जाते हैं। कई खंडकाव्य भी मिथकों पर आधारित हैं उनके। बिल्कुल, कई खंडकाव्य उन्होंने लिखे। वाजश्रवा के बहाने उनका आत्मजयी बहुत चर्चित कृति है उनकी। तो कुंवर जी की कविताएं देखने में बेहद मामूली प्रतीत होती हों, लेकिन वो इतनी सधी हुई कविताएं हैं कि उन कविताओं में आप
एक और शिल्प का सुगठन जी पाएंगे, बहुत सुगठित कविताएं हैं। दूसरी ओर उनकी जो परंपरा, चिंतन परंपरा है, उसमें पूरी भारतीय परंपरा बोलती हुई दिखाई पड़ती है। बहुत सारे सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया है। देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, शलाका सम्मान, पद्म भूषण के साथ साथ इटली की ओर से भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यास बेहद- सम्मान भी उनको मिला है। जी, व्यास सम्मान भी उनको मिला है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुसम्मानित व्यक्तित्व रहा है कुंवर जी का। डॉक्टर साहब, आपने कवि का बहुत अच्छा परिचय दिया है। पाठ्यक्रम में उनकी 2 कविताएं संकलित हैं। आप पहली कविता का पाठ कर दें ताकि हमारे विद्यार्थियों को काव्य पाठ करने का ढंग आ सके। जी डॉक्टर साहब, कविता है कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया है। अब थोड़ा इस कविता की व्याख्या कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, इस कविता में कुंवर जी एक और वह कविता की जो वस्तु है उस पर भी बात करते हैं, जो कविता के तत्व हैं उन पर बात करते हैं। दूसरी ओर इस यांत्रिक होते जीवन में जी कविता का क्या महत्व है, इसको भी स्पष्ट रेखांकित करते हैं। आप देखें तो कविता का आरंभ होता है चिड़िया क्या जाने। चिड़िया की उड़ान वह एक सीमित है। जी जितने प्रयत्न करती है चिड़िया अपने दैनंदिन जीवन की, रोज रोज के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसकी उड़ान उतने भर से पूरी हो जाती है। कविता की उड़ान अपरिमित है, असीम है। असीम है। आप देखिए कि इसीलिए कवि कविता और चिड़िया दोनों को एक साथ रख करके देखता है। फिर कवि कहता है कि बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। क्या जाने। इस घर उस घर, चिड़िया हम देखते हैं अपने जीवन में कि चिड़िया जैसे एक घर से दूसरे घर छोटी छोटी उड़ानें भरती है, फुदकती है। इस तरह जो कवि का अंतर्मन और जो उसका बाह्य जगत है, जो उसका भीतर है, अंतःकरण है, और जो उसका यह बाहरी संसार है, इन सब में कविता की कैसे आवाजाही होती रहती है जी उस चिड़िया की तरह। कवि कहता है कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने। आप देखते हैं कि एक मिथक है, हम लोगों के यहाँ पूरा कथाएं, बहुत अंतर कथाएं जो सुनाई जाती हैं, उसमें बताया जाता है कि 2 गिद्ध भाई थे, जटायु और संपाति। जटायु जिनका उल्लेख रामचरितमानस में राम के साथ राम कथा में हुआ है, उसके भाई संपाति की कथा है यह कि वह सूर्य को छूने की, सूर्य तक उड़ान भरने की कोशिश करता है और अंततः अपने पंख जला बैठता है। यही उसकी सीमा है कि एक पक्षी, एक चिड़िया, वह सूर्य तक
अगर उड़ान भरती है, गति करती है, तो वह अपने पंख जला बैठेगी। लेकिन कविता इस सीमा को पार कर जाती है। बार बार कोई सीमा दरअसल कविता की रह ही नहीं जाती है। तो चिड़िया भला क्या जाने कि कविता आपके पंख लगाकर कितनी ऊंची उड़ान भरी जा सकती है। बिल्कुल, उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर आगे देखिए तो कवि कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। आप देखते हैं कि जीवन में कली चिटकती है, फूल खिलता है, उसकी सुगंध और उसका सौंदर्य वह कुछ समय के लिए, कुछ उसकी अवधि दिन हो सकती है, कुछ दिनों के लिए उसकी सुगंध और उसका सौंदर्य वह बरकरार रहता है, लेकिन फिर अंततः वह मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है, मुरझा जाता है। न वह सुगंध रहती है, न वह सौंदर्य। कवि कहता है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, क्योंकि कविता फिर इस नश्वरता की, यह नष्ट हो जाने की सीमा से मुक्त है। वह जब तक मनुष्यता है तब तक वह कविता उसके सामने अपने सौंदर्य को और अपनी सुगंध को प्रस्तुत करती रहती है। इसीलिए कवि कहता है कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, क्योंकि यह जो कविता की अनश्वरता है, कविता को कहीं मुरझाना नहीं है। उसके सौंदर्य और उसकी व्याप्ति को, उसके सुगंध को निरंतर बने रहना है। और इन अर्थों में कोई कवि और कविता अमर हो जाती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, फूल अपने सारे सौंदर्य के साथ, अपनी सारी सुगंध के साथ वह कविता की समानता तो नहीं कर सकता। फिर कवि कहता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। सचमुच अगर देखें तो कविता शब्दों का एक खेल ही तो है, शब्दों की एक युति ही तो है। जैसे एक छोटे से बच्चे के पास तमाम रंग बिरंगे तरह तरह के खिलौने होते हैं, बाहर भीतर। कवि कहता है कि एक मासूम हृदय में, बच्चे के हृदय में कितनी तरह की कल्पनाएं रहती हैं। उसका निश्चल हृदय वह कितनी तरह की कल्पनाओं को संजोए रहता है, जहाँ उसके हृदय में किसी तरह का छद्म, किसी तरह की यह दुनियावी जो मुश्किलें हैं, यह सब नहीं होती। तो जैसे वह मासूम निश्चल हृदय में अपने एक पूरा सपनों का संसार सजाए रहता है, सचमुच एक कविता जो प्रति संसार रचती है, जो अपना एक कल्पना का संसार रचती है, वह एक दूसरी ही जैसे समानांतर दुनिया है। और इसीलिए कविता के अंत में कवि कह देता है कि बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। क्योंकि बच्चे किसी भी तरह की संकीर्णता से मुक्त हो करके वह अपने सपनों की दुनिया रचते हैं, जैसे कवि अपनी कविता का संसार रचता है। वाह, बहुत अच्छी व्याख्या की डॉक्टर साहब आपने इस कविता की। एक छोटा सा प्रश्न इस कविता के बारे में मेरा है, वो ये कि कविता और बच्चे को एक दूसरे के समानांतर कवि ने रखा है, तो थोड़ा सा इसको और स्पष्ट कर दें तो बहुत अच्छा होगा। कविता और बच्चे को समानांतर रूप से कवि इसलिए रखता है क्योंकि दोनों का अपना संसार है। कविता का अपना संसार है जी। अपनी सारी सरलता, सारी सहृदयता के साथ, और वैसा ही निश्चल निष्कपट संसार बच्चे का भी है। तो मुक्त हृदय बिल्कुल, और उधर सरल हृदय, यह जो सहजता और सरलता है, यह इन्हीं दोनों के पास है। और इसलिए
बच्चे की के साथ कविता की तुलना कवि करता है, क्योंकि बच्चे की दुनिया में जैसे थोड़ी सी कल्पना, थोड़ा यथार्थ, थोड़ा भय सब कुछ होता है, ऐसी ही तो होती है कविता की दुनिया। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अब दूसरी कविता बात सीधी थी पर, उसका भी पाठ कर दे। बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? बहुत सुंदर पाठ किया आपने। अब इस कविता की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए डॉक्टर साहब, ये कविता भी अंततः कविता की रचना प्रक्रिया की बात करती है। कविता के साथ दो तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, वस्तु और शिल्प, यानी कथ्य और शिल्प, कैसे कविता रची जाए। दूसरे लोगों के पास अपनी कला को व्यक्त करने के लिए जहाँ रंग, स्वर, ध्वनि और दूसरे तरह के उपकरण होते हैं, वहीं कवि के पास सिर्फ भाषा ही एकमात्र माध्यम है जिससे उसे अपने को अभिव्यक्त करना होता है। जी। कथ्य सीधे सीधे मर्म तक पहुंचने वाला होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कवि कहता है कि बात तो सीधी थी, मगर भाषा के आवरण में, भाषा के आडंबर में वो फंस गई। अब उस कथ्य को जिसे व्यक्त करना है, उसके लिए अगर उपयुक्त शब्दों का चयन, उपयुक्त भाषा अगर नहीं मिल रही है, या कवि अगर अपने कथ्य को स्पष्ट करने में अलंकृति का शिकार हो गया, तो उसे कवि कहता है कि भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। लेकिन कथ्य स्पष्ट करने के लिए सधी हुई भाषा, सटीक शब्दों का चयन आवश्यक है। और भाषा अगर इतनी अलंकृत है, भाषा का अगर घुमाव ज़्यादा ही हो गया, तो कथ्य सीधी तरह से वहाँ तक नहीं पहुँच रहा जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए, जहाँ तक कवि पहुँचाना चाहता है। फिर कवि कहता है कि ये सारी मुश्किल को धैर्य से बिना समझे मैं पेज को खोलने के बजाय उसे कसता जा रहा था। अब देखिए कला का दबाव कैसे बढ़ता जाता है, भाषा का दबाव कैसे बढ़ता जाता है कथ्य पर, और कथ्य दबता चला जा रहा है, निर्जीव होता चला। क्योंकि जो कलाविद हैं, जो कला के मर्मज्ञ हैं, उनको लग रहा है कि यह महान कला है, और कवि कहता है कि मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह।
कवि स्वीकारता है कि हुआ वही आखिर जिसका डर था, कि जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कि चूड़ी का मर जाना क्या है? चूड़ी का मर जाना, जैसे चूड़ी मर जाने से पेंच अपनी जगह पर ही बस घूमता रहता है, ऐसे ही इस भाषा के उलझाव में, भाषा के बनाव में जो मूल तथ्य है, जो बात कहनी है कवि को कविता के माध्यम से, जी वह सिर्फ उलझ कर रह गई, वह घूम रही है, वह व्यक्त नहीं हो पा रही। फिर कवि कहता है कि मैंने उसे कील की तरह ठोंक तो दिया, लेकिन न उसमें ताकत थी और न उसमें कसाव। मैंने पहले ही बताया था कि कुंवर नारायण जी की कविताएं बहुत सुगठित होती हैं, बहुत शिल्प, जिसको कहें कि शिल्प सचेत कवि हैं कुंवर नारायण। तो किसी भी कवि को अपनी बात अगर स्पष्ट करनी है, व्यक्त करनी है कविता में, तो उसमें किसी तरह का उलझाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कथ्य की ताकत भी नहीं रह जाती, कथ्य की मजबूती नहीं रह जाती। जो कहना है उसकी शक्ति का भी क्षरण होने लगता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भाषा के आडंबर को हटाकर सहज सरल सहज, भाषा हाँ, की ओर कवि प्रवृत्त करना चाहता है। बिल्कुल। फिर कवि कहता है कि अंत में कि जो एक शरारती बच्चे की तरह वह मुझसे खेल रही थी, उसने मुझे पसीना पसीना, पसीना श्रम का सूचक है कि जिस कविता पर मैं मेहनत कर रहा था इतनी देर से, मुझे देखते हुए उस भाषा ने कहा कि क्या तुमने, उस बच्चे ने कहा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। यानी जो सहज सरल शब्दों में अपनी बात कहने की विधि है, वह तुमने सीखी ही नहीं। सीधे सीधे ढंग से सबसे सरल है अपनी बात, सरलता को व्यक्त करना वह सबसे ज़्यादा कठिन है। तो उस सरल ढंग से अपनी बात को कहना भाषा में तुमने क्या अब तक नहीं सीखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने। डॉक्टर साहब, ये दोनों कविताएं रचनाकार की रचना प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। तो क्या दोनों कविताओं का कोई एक मूल संदेश हो सकता है? बिल्कुल, दोनों कविताएं परस्पर जुड़ी हुई हैं, दोनों कविता की रचना प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं। एक और वह कविता की शक्ति की ओर बात करता है कि उस कविता की रचना के संदर्भ में वह उसकी अपरिमित शक्ति क्या है, और दूसरी ओर वह शक्ति कैसे आती है। वह शक्ति इसी तरह आती है कि जब आप सहज सरल ढंग से अपनी बात को कविता में व्यक्त कर सकें। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कवि का बहुत अच्छा परिचय दिया, उनकी दोनों कविताओं का पाठ किया और उनसे जुड़े प्रश्नों के उत्तर दिए। निश्चित रूप से आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर विवेक निराला ने कवि कुंवर नारायण और उनकी कविताओं से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों और अपने अध्यापकों से चर्चा करें। अध्यापकों से विशेष अनुरोध है कि पाठ पढ़ाते समय विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। संभव हो तो हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। हमारा पिन कोड है 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।